हेलो स्टूडेंट, द डेस्टिनी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 3 है। इस वीडियो में हम क्लास 10 सामाजिक विज्ञान विषय से पूछे जाने वाले अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों की चर्चा करेंगे। आइए पहले प्रश्न की बात करते हैं। लैटराइट मिट्टी का रंग होता है ऑप्शन नंबर 1 लाल, 2 काला, 3 पीला एंड 4 भूरा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट लाल। यहाँ देखेंगे आप, लैटराइट मिट्टी में लौह ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है जिसके कारण इसका रंग लाल होता है। इसके अतिरिक्त मैं आपको लैटराइट मिट्टी के बारे में जानकारी दूं। देखिए, मैं क्वेश्चन को इस तरह से एक्सप्लेन करूंगा जिससे कि आपकी परीक्षा में आने वाले 4 या 6 नंबर के जो प्रश्न हैं उनका भी आप आंसर कर पाएं अगर इस तरह से प्रश्न आते हैं तो। लैटराइट मिट्टी और विशेषताओं की बात करें तो लैटराइट मिट्टी एक प्रकार की लाल चिकनी मिट्टी है जो लोहे और एल्यूमिनियम ऑक्साइड से भरपूर होती है। ये हमेशा उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है जहां भारी वर्षा और शुष्क मौसम बारी बारी से होते हैं। यह मिट्टी आमतौर पर लाल रंग की होती है, जैसा का प्रश्न हमका उत्तर है। इसका कारण इसमें मौजूद लोहे के ऑक्साइड्स होते हैं। लोहे के ऑक्साइड्स की वजह से इसका जो रंग है वो लाल होता है। सूखने पर ये बहुत कठोर हो जाती है, ईंट की तरह कठोर हो जाती है। इस मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी पाई जाती है, इसलिए मिट्टी खेती के लिए उपजाऊ नहीं मानी जाती है। लैटराइट मिट्टी जो है, आप बात करें तो किन क्षेत्रों में पाई जाती है, तो लैटराइट मिट्टी महाराष्ट्र के दक्षिणी भाग में और कुछ भागों में आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और असम के पहाड़ी क्षेत्रों में भी ये मिट्टी पाई जाती है। अगर हम स्पेशल राज्यों की बात करें, विशेष रूप से केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में यह मिट्टी व्यापक रूप से फैली हुई है। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी में उगाई जाने वाली मुख्य फसल कौन सी है? तो पहला है गेहूं, दूसरी है कपास, तीसरी फसल मक्का, चौथा है बाजरा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कपास। यानी काली मिट्टी में उगाई जाने वाली जो मुख्य फसल है उसका नाम है कपास। कपास की बात करें तो कपास काली मिट्टी में उगाया जाता है और काली मिट्टी कपास के लिए बहुत उपयुक्त मानी जाती है क्योंकि इसमें नमी को अच्छी तरह से बनाए रखने की क्षमता होती है। कपास की खेती के लिए कैसी दशाएं आवश्यक होती हैं? तो अगर हम जलवायु की बात करें तो कपास के लिए गर्म और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। इसके लिए 21 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस का अगर तापमान हो तो एकदम परफेक्ट माना जाता है। कपास को लगभग 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है और चमकीली धूप की भी बहुत आवश्यकता होती है। तो कपास की खेती के लिए सबसे जरूरी है गर्म जलवायु, पर्याप्त वर्षा, काली मिट्टी और अच्छी जल निकासी की व्यवस्था। आगे प्रश्न की बात करें तो आगे प्रश्न है, भारत में निम्न में से सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सबसे ज्यादा भारत में चाय कहाँ उत्पादित की जाती है? तो इसका उत्तर होगा असम। ऑप्शन नंबर ए, असम में सर्वाधिक चाय उत्पादित की जाती है। असम भारत में सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है जहाँ की जलवायु और मिट्टी चाय की खेती के लिए आदर्श है। असम में जो ब्रह्मपुत्र घाटी है, ब्रह्मपुत्र घाटी में चाय की खेती बड़े पैमाने पर होती है। इसके अलावा और भी क्षेत्र हैं, जैसे पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी जैसे क्षेत्र हैं अपनी उच्च गुणवत्ता वाली चाय के लिए प्रसिद्ध हैं। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों में चाय की खेती की जाती है। केरल में भी खेती चाय की होती है। जो केरल का जो पश्चिमी घाट क्षेत्र है उसमें भी चाय की खेती की जाती है। हिमाचल प्रदेश में भी चाय की खेती के लिए जो कांगड़ा घाटी क्षेत्र है उसमें चाय की खेती की जाती है। उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों में भी चाय की खेती की जाती है। चाय के लिए अब अगर हम उपयुक्त दशाओं की बात करें, चाय की खेती के लिए गर्म और आर्द्र जलवायु सबसे अच्छी मानी जाती है। 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक का जो तापमान है वो आदर्श होता है और 150 से 300 सेंटीमीटर तक की वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। मिट्टी की बात करें तो चाय की खेती के लिए अम्लीय और अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी उपयुक्त होती है। चाय की खेती के लिए ढलान वाली भूमि आवश्यक होती है ताकि पानी का जमाव न हो। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है यानी किस तारीख को हम उपभोक्ता दिवस मनाते हैं? तो इसका आंसर है 24 दिसंबर। 24 दिसंबर को उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। आगे देखें, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस हर साल 24 दिसंबर को मनाया जाता है ताकि उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक किया जा सके। यह हर साल 24 दिसंबर को मनाया जाता है। इसी दिन 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति ने मंजूरी दी थी। इसका उद्देश्य क्या था कि उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के बारे में शिक्षित करना और उन्हें गलत व्यापार प्रथाओं से बचाना। ऐसे ही अगर हम बात करें तो विश्व उपभोक्ता दिवस भी मनाया जाता है जो हर साल 15 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 यानी चौथा, जेनेवा में। तो विश्व व्यापार संगठन जिसे WTO के नाम से भी जाना जाता है, इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियमों का प्रबंधन करता है।
यह दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन है जिसमें 164 सदस्य देश हैं। विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य व्यापार को उदार बनाना, नियम आधारित व्यापार प्रणाली स्थापित करना, व्यापार से संबंधित जो विवाद होते हैं उनका निपटारा करना या उनका समाधान करना और विकासशील देशों की सहायता करना इस विश्व व्यापार संगठन का प्रमुख उद्देश्य होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से सार्वजनिक क्षेत्र में कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन ए है रेलवे, दूसरा है डाकघर, तीसरा सेल और चौथा है टिस्को। तो इसका आंसर है टिस्को। इसका आंसर है टिस्को। टिस्को जो है वो एक निजी क्षेत्रीय कंपनी है, जबकि रेलवे, डाकघर और सेल सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम है। ये समझ लेते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र होते कौन से हैं। सार्वजनिक क्षेत्र उन संगठनों और उद्यमों को संदर्भित करता है जिनका स्वामित्व और नियंत्रण सरकार के पास होता है। सरकारों में केंद्र सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय सरकार भी हो सकती है। सार्वजनिक जो भी क्षेत्र होते हैं उनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता, बल्कि ये जनता को आवश्यक सेवाएं और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 1848 की फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप इनमें से क्या हुआ? पहला विकल्प है निरंकुश राजतंत्र की स्थापना हुई, सीमित राजतंत्र की स्थापना हुई, तीसरा सैन्य शासन की स्थापना हुई और चौथा गणतंत्र की स्थापना हुई। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 यानी चौथा, गणतंत्र की स्थापना। अब समझ लेते हैं। 1848 की फ्रांसीसी क्रांति ने फ्रांस में लुई फिलिप के शासन को समाप्त कर दिया, जिससे दूसरे फ्रांसीसी गणराज्य की स्थापना हुई। इसके बारे में और आपको बताऊं तो 1848 की फ्रांसीसी क्रांति हुई, जिसे फरवरी क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इस क्रांति ने लुई फिलिप की जुलाई राजशाही को उखाड़ फेंका, जो एक संवैधानिक राजशाही थी। क्रांति के परिणाम स्वरूप फ्रांस में द्वितीय फ्रांसीसी गणराज्य की स्थापना हुई। इसने सार्वभौमिक पुरुष मताधिकार की शुरुआत की, जिससे अधिक फ्रांसीसी पुरुषों को मतदान का अधिकार मिला। क्रांति के बाद लुई नेपोलियन बोनापार्ट राष्ट्रपति चुने गए और बाद में उन्होंने 1852 में खुद को सम्राट घोषित किया, जिससे द्वितीय फ्रांसीसी साम्राज्य की शुरुआत हुई। इसका प्रभाव यूरोप पर पड़ा। फ्रांसीसी क्रांति ने पूरे यूरोप में राष्ट्रवादी और उदारवादी आंदोलनों को प्रेरित किया, जिससे कई देशों में क्रांतियां हुई, जिन्हें 1848 की क्रांतियों के रूप में जाना जाता है। अब अगला प्रश्न है, पेरियार रामास्वामी नायकर कौन थे? पहला ऑप्शन वैज्ञानिक, दूसरा शिक्षक, तीसरा समाज सुधारक और चौथा है लेखक। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समाज सुधारक। तो पेरियार रामास्वामी नायकर एक प्रमुख समाज सुधारक थे, जिन्होंने जाति व्यवस्था और धार्मिक रूढ़िवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। पेरियार ने जाति व्यवस्था, विशेष रूप से ब्राह्मणवादी वर्चस्व का कड़ा विरोध किया था। उन्होंने दलितों और महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई लड़ी। उन्होंने आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत की, जिसने लोगों को अपनी पहचान और गरिमा के लिए लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने जस्टिस पार्टी और द्रविड़ कजगम जैसे राजनीतिक आंदोलनों का नेतृत्व किया। पेरियार एक तर्कवादी और नास्तिक थे। उन्होंने सामाजिक समानता और महिला अधिकारों की जोरदार वकालत की। पेरियार को तमिलनाडु में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति माना जाता है। तो कहाँ के थे? तमिलनाडु के। अगला प्रश्न है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य में ऑप्शन ए धर्म का कोई स्थान नहीं है, दूसरा एक राष्ट्र एक धर्म में विश्वास करता है, केवल बहुसंख्यक वर्ग के धर्म को मान्यता देता है और चौथा है सभी धर्मों को समान मानता है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी चौथा, सभी धर्मों को समान मानता है। तो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य वह है जो किसी विशेष धर्म का समर्थन नहीं करता और सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है। अगर मैं और धर्मनिरपेक्ष राज्य को स्पष्ट करूं, धर्मनिरपेक्ष राज्य से मतलब होता है कि राज्य सभी धर्मों को समान रूप से सम्मान करता है और किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं करता। प्रत्येक नागरिक को अपनी इच्छानुसार किसी भी धर्म को मानने, उसका पालन करने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता और धार्मिक संस्थाओं को अपनी गतिविधियों को संचालित करने की स्वतंत्रता देता है। कानून सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं, चाहे वे किसी भी धर्म के हों। तो ये बातें हैं जो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के लिए उपयुक्त मानी जाती हैं। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई? पहला ऑप्शन है 1980, दूसरा 1990, 1992 और चौथा है 2004। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा यानी ग, 1992। तो 1992 भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। अब ये पंचायती राज व्यवस्था लाई क्यों गई थी? पंचायती राज व्यवस्था भारत में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की एक प्रणाली थी। इसका उद्देश्य सत्ता का विकेंद्रीकरण करना और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना था। प्राचीन काल से ही भारत में पंचायतों की अवधारणा रही। महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज के अपने दृष्टिकोण में पंचायती राज को भारत की राजनीतिक व्यवस्था की नींव के रूप में वकालत की। यह प्रणाली ग्रामीण क्षेत्रों में लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर ले जाती है। वैसे पंचायती राज व्यवस्था में त्रिस्तरीय संरचना है, जैसे ग्राम पंचायत होती है, फिर पंचायत समिति जिसे ब्लॉक पंचायत कहते हैं और तीसरी होती है जिला परिषद।
जैसे पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव हर 5 साल में होते हैं और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण किया जाता है और पंचायती जो संस्थाएं होती हैं उनको वित्तीय संसाधन प्रदान किए जाते हैं जिससे कि वो अपना विकास कर सकें। अब आगे प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक संसाधन है? ऑप्शन नंबर ए चट्टाने, दूसरा पशु, तीसरा पौधे, चौथा मछलियां। तो इसका आंसर कौन सा है? चट्टाने। अजैविक संसाधन वे संसाधन होते हैं जो निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त होते हैं जैसे कि चट्टाने, खनिज और पानी। जैविक संसाधन जीवित वस्तुओं से प्राप्त होते हैं जैसे कि पौधे और जानवर। इस तरह से इसका आंसर क्या होगा? चट्टाने। तो चट्टाने क्या है? एक अजैविक संसाधन है। थोड़ा इसको और मैं एक्सप्लेन करूं तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अजैविक संसाधन वे संसाधन होते हैं जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते ये भी प्राकृतिक हैं और प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, लेकिन ये मानव जीवन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे मिट्टी, पानी, हवा, धातुएं, चट्टाने और खनिज, ये सब अजैविक संसाधन हैं। ये संसाधन मानव जीवन और आर्थिक गतिविधियों के लिए बहुत उपयुक्त होते हैं, जो उद्योगों के लिए कच्चे माल प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल है? तो ऑप्शन नंबर ए चना, ऑप्शन बी धान, ऑप्शन नंबर सी कपास, ऑप्शन नंबर 4 यानी चौथा धान और कपास। तो इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर चौथा धान और कपास। खरीफ फसलें मानसून के मौसम में उगाई जाती हैं और धान और कपास दोनों खरीफ फसलें हैं। तो मानसून के दौरान या मानसून के मौसम में इनको उगाया जाता है। खरीफ फसलों की बात करें जिन्हें मानसूनी फसल भी कहते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून के मौसम के दौरान उगाई जाती हैं। खरीफ फसलें मानसून की शुरुआत में आमतौर पर जून जुलाई में बोई जाती हैं। इन फसलों की कटाई मानसून के अंत में लगभग सितंबर अक्टूबर के आसपास की जाती है। खरीफ फसलों के लिए गर्म और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। उन्हें पर्याप्त मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए वे मानसून के मौसम में उगाई जाती हैं। उस समय अच्छी खासी बारिश होती है। अब फसलों की बात करें जैसे धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, कपास, गन्ना, सोयाबीन, उड़द, हरड़, तो ये जो है वो खरीफ फसलें हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन क्या कहलाता है? तो पहला है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा द्वितीयक क्षेत्र, तीसरा है तृतीयक क्षेत्र और चौथा है सूचना प्रौद्योगिकी। तो अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से, तो प्राकृतिक प्रक्रिया देखो अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। तो जो प्राकृतिक या प्रकृति से संबंधित जो क्षेत्र है वो है प्राथमिक क्षेत्र। तो इसका आंसर होगा पहला यानी प्राथमिक क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या शामिल होता है? तो कृषि, वानिकी और खनन जैसी गतिविधियां इसमें शामिल होती हैं जो प्राकृतिक संसाधनों के सीधे उपयोग पर निर्भर करती हैं। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं, झारखंड का कोडरमा किसका अग्रणी उत्पादक है? तो ऑप्शन नंबर ए अबरक का, ऑप्शन नंबर बी लोहा का, ऑप्शन नंबर सी तांबा का और ऑप्शन नंबर डी यानी गा सोने का। तो इसका आंसर होगा, तो आप यहाँ कंफ्यूज ना हो, मैं ए बी सी डी बोल रहा हूँ तो आप थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं कि मैं क, ख, ग और घ बोल रहा हूँ। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी क अबरक का। कोडरमा जो भारत के झारखंड राज्य में स्थित है, ऐतिहासिक रूप से कोडरमा अपने अबरक खनन के लिए विश्व प्रसिद्ध रहा है। यह विशेष रूप से रूबी अबरक के लिए है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का क्या मुख्य कारण है? खनन क्रिया, वनोन्मूलन क्रिया, अत्यधिक सिंचाई और अति पशुचारण। तो मुख्य कारण पूछा गया है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी ग अत्यधिक सिंचाई। इसकी बात कर लेते हैं। पंजाब में अत्यधिक सिंचाई से जलभराव और लवणता की समस्या हो गई है जिससे भूमि निम्नीकरण हो रहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो ऑप्शन से आप देख सकते हैं हरियाणा, बिहार, राजस्थान, मेघालय। इसका आंसर होगा हरियाणा। हरियाणा भारत के सबसे धनी राज्यों में से है और इसकी प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय जो औसत आय है उससे अधिक है। मैं आपको यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय का एक फॉर्मूला बताना चाहता हूँ, ये आप याद रखेंगे। जैसे प्रति व्यक्ति आय बराबर होता है देश की कुल आय बट्टे कुल जनसंख्या, यानी देश की कुल आय जो होती है उसमें अगर कुल जनसंख्या का भाग दे देते हैं तो प्रति व्यक्ति आय निकल आती है। अगला प्रश्न है, कौन सी रबी फसल है? तो ऑप्शन नंबर ए धान, बाजरा, गेहूं, मक्का। तो रबी की फसल कौन सी? ऑप्शन नंबर सी यानी गेहूं। गेहूं एक रबी फसल है जो सर्दियों में बोई जाती है और वसंत में काटी जाती है। रबी की फसल की बात करें तो रबी की फसलें जो होती हैं सर्दियों की फसलें भी इन्हें कहा जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप में सर्दियों के दौरान इनको उगाया जाता है, बसंत में इनको काट लिया जाता है। जैसे रबी फसलें आमतौर पर देखेंगे तो मध्य नवंबर से दिसंबर के बीच में बोई जाती हैं और इन फसलों की कटाई अप्रैल और मई के महीनों में की जाती है। रबी की फसलों को अपेक्षाकृत ठंडे मौसम की आवश्यकता होती है। इन फसलों को उगाने के लिए कम तापमान और कम नमी की आवश्यकता होती है। शीत ऋतु में होने वाली वर्षा इन फसलों के लिए बहुत लाभकारी होती है। अब इनमें कौन कौन सी फसलें आती हैं रबी फसलों में? गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, अलसी। रबी फसलें भारत में खाद्य सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है? तो ऑप्शन नंबर ए कोयला, दूसरा पेट्रोलियम, तीसरा सौर ऊर्जा, चौथा है प्राकृतिक गैस। तो आंसर क्या होगा इसका गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का? तो वो आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी ग सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा एक नवीकरणीय और पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है और बाकी कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस पारंपरिक जीवाश्मी ईंधन है। देखिए पारंपरिक और गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों को उनके उपयोग के और उपलब्धता और नवीकरणीयता के आधार पर बांटा जाता है। जैसे पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कौन से होते हैं? ये वे स्रोत होते हैं जिनका उपयोग मानव सदियों से करता आ रहा है। जैसे आप बात करें जीवाश्म ईंधनों की, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब क्या है? ये गैर नवीकरणीय स्रोत है। ये एक बार प्रयोग करने के बाद इनका दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते, तो ये गैर नवीकरणीय है। और इन स्रोतों का जो भंडार है वो सीमित है। इनके उपयोग से पर्यावरण प्रदूषित होता है। जैसे इनमें जीवाश्म ईंधन जो भी हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब क्या है? जीवाश्म ईंधन के उदाहरण है और यही क्या है? परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। अब गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत में ये वे स्रोत होते हैं जिनका उपयोग हाल के दशकों में बढ़ा है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा, बायोमास। और इन स्रोतों का भंडार सीमित है और इनके उपयोग से पर्यावरण भी प्रदूषित कम होता है। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा, बायोमास, ज्वारी ऊर्जा, है ना, ये सारे क्या है? गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत हैं। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए नागपुर, ऑप्शन नंबर बी कलकत्ता, ऑप्शन नंबर सी मद्रास, ऑप्शन नंबर चार यानी चौथा लाहौर। तो इसका आंसर क्या है? ए यानी क नागपुर में। तो कांग्रेस के दो अधिवेशन हुए थे 1920 में। एक तो विशेष अधिवेशन जो सितंबर 1920 में हुआ था वो कलकत्ता में हुआ था, और जो दिसंबर 1920 का जो अधिवेशन हुआ वो हुआ नागपुर में। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन कहाँ हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए नागपुर, ऑप्शन नंबर बी कलकत्ता, ऑप्शन नंबर सी मद्रास और ऑप्शन नंबर डी यानी चौथा लाहौर। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी यानी लाहौर। तो लाहौर का अधिवेशन कब हुआ था? तो कांग्रेस का जो लाहौर का अधिवेशन हुआ था वो 1929 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने नमक कानून कहाँ तोड़ा? तो आप सभी को पता है दांडी में गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ी मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी। तो इसका आंसर है सी जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी भारत में सबसे बड़ी मात्रा में पाई जाती है जो नदियों द्वारा जमा की जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है? तो ऑप्शन नंबर ए एल्यूमिनियम यानी एल्यूमिनियम जो है वो बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। जो एल्यूमिनियम होता है वो बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है, या ये बॉक्साइट जो है वो एल्यूमिनियम का एक अयस्क है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन का साधन भारत में प्रमुख है? रेलवे, सड़क मार्ग, जल मार्ग, वायु मार्ग। का आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा सड़क मार्ग। भारत में परिवहन की बात करें तो देखिए परिवहन के तीन साधन होते हैं। एक तो स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। तो जो सड़कें हैं वो स्थल परिवहन में आती हैं। तो सड़कों का महत्व क्या है? सड़कें भारत में परिवहन का सबसे प्रमुख साधन है, खासकर कम दूरी के लिए। घर से घर सेवा प्रदान करती हैं जिससे बहुत लचीली हो जाते हैं। रेलवे और हवाई अड्डों तक जाने के लिए भी आप सड़क मार्ग का प्रयोग करते हैं। भारत में कई राजमार्ग बनाए गए हैं, जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग बने हुए हैं, राज्य राजमार्ग बने हुए हैं। इसके अलावा जिला सड़कें बनाई गई हैं, ग्रामीण सड़कें बनाई गई हैं, और एक बहुत बड़ी योजना है स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर राजमार्ग जो भारत के 4 महानगरों को जोड़ता है, जैसे दिल्ली, और इधर आप देखेंगे तो मुंबई, फिर उसके बाद चेन्नई और फिर कलकत्ता। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक रोजगार प्रदान करता है? तो सबसे अधिक रोजगार प्रदान करने वाला क्षेत्र कौन सा है? प्राथमिक क्षेत्र, जो कृषि क्षेत्र है वो सबसे अधिक रोजगार प्रदान करता है। तो प्राथमिक क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक रोजगार प्रदान करने वाला क्षेत्र है। देखिए भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ की एक बड़ी आबादी कृषि कार्यों में संलग्न है, लगी हुई है। यह क्षेत्र न केवल खाद्यान्न उत्पादन करता है बल्कि बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार भी प्रदान करता है। यानी भारत की कृषि 50 से 60% लोगों को रोजगार देती है। हालांकि अभी सेवा क्षेत्र भी तेजी से बढ़ रहा है और रोजगार के नए अवसर मिल रहे हैं। जैसे आप सेवा क्षेत्र में देखेंगे तो बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, संचार आदि इन क्षेत्रों में भी रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करता है? तो पहला ऑप्शन विश्व बैंक, ऑप्शन दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, तीसरा विश्व व्यापार संगठन, ऑप्शन नंबर 4 संयुक्त राष्ट्र। तो इसको मैंने बताया था वैसे, इसका आंसर है विश्व व्यापार संगठन, जिसे WTO भी कहते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करता है। अगर अभी तक आपने मैपिंग सीरीज की वीडियोस और MCQ सीरीज की वीडियोस नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।